नमस्कार। मैं जनप्रकाश श्री गौतम। हम आपसे बार बार कहते रहे हैं कि जिस तरीके से जुडिशरी के अंदर भाई भतीजावाद चलता है, कॉलेजियम की मनमानी चलती है, निरंकुशता चलती है, और उसके बाद तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनकी योग्यता न होते हुए भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं और कभी कभी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक की पदवी पर पहुंच जाते हैं। अब ये सब हम आपको क्यों कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला बयान सामने आया है। इन जज महोदय का नाम है रोहिंटन फली नरीमन, जिनके पूरे कैरियर में तमाम संवैधानिक नियमों कानूनों को तोड़ा मरोड़ा गया, भाई भतीजावाद को पूरी तरीके से लागू करके ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। वो पूरी कहानी हम बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि इन्होंने कहा क्या है, किस वजह से विवाद उठ रहा है। इन RF नरीमन नाम के जज महोदय का यह कहना है कि 5 साल पहले जो राम मंदिर का निर्णय 5 जजों की बेंच ने लिया था, और ये 5 जज कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के उस समय के तत्कालीन सीनियर मोस्ट जजेस थे। उस समय ये नरीमन महोदय सुप्रीम कोर्ट में जज भी थे। अब 5 साल बाद ये कह रहे हैं कि उस पूरे फैसले में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, नियमों कानूनों सबूतों को नजरअंदाज किया गया, और जो फैसला लिया गया वो धर्मनिरपेक्षता के बिल्कुल विरुद्ध था और गलत था। यानी राम मंदिर के निर्णय को ही इन्होंने गलत बता दिया है। और इसके पीछे जो इन्होंने कुतर्क दिए हैं उसमें यह भी एक उन्होंने तर्क दिया है कि वहां पर कोई भी राम मंदिर के सबूत नहीं मिले, तो फिर कैसे उस जगह पर राम मंदिर के पक्ष में फैसला ले लिया गया। इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि सबूत मिले थे या नहीं मिले। साथ ही साथ इन्होंने एक और बयान दिया और उसमें यह कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के खिलाफ जिस तरीके से जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है वो भी गलत है। उसके लिए भी इन्होंने कुतर्क दिए। लेकिन हालांकि यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 5 सीनियर जजों की बेंच ने जो फैसला दिया उस पर ये रोहिंटन फली नरीमन सवाल उठा रहे हैं, उसको गलत बता रहे हैं, और उसी फैसले के एक हिस्से को ये बहुत ज्यादा सही कह रहे हैं। वो फैसला क्या है? वो फैसले का हिस्सा है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है, उसको लागू करने की बात ये कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है वो बंद होनी चाहिए, और इस पर पूरी तरीके से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लागू किया जाना चाहिए। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खुद ही चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वैधानिकता चैलेंज हो चुकी है। अगर ये इतने ही बड़े संविधानवादी थे तो अब तक इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पूरी तरीके से संविधान के विरुद्ध है उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए थे? क्योंकि संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनका ही हनन करता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो आपको ये बात से मना करता है कि आप इस बात को लेकर किसी भी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जबकि अपने बाद का निपटारा करने के लिए याचिका लगाना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, और सुप्रीम कोर्ट का भी संवैधानिक ये दायित्व है कि वो ऐसी याचिकाओं को सुने। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर आप उसको रोकने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं इन जज महोदय की कुंडली के ऊपर। दरअसल ये जो रोहिंटन फली नरीमन है ये बेटे हैं उन ज्यूरिस्ट, आप कह सकते हैं बड़े वकील महोदय जो हुए थे, जिन्हें भारत का एक बहुत बड़ा वकील माना जाता था। उनका नाम था फली सैम नरीमन। ये फली सैम नरीमन के बेटे हैं जो कि भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे इंदिरा गांधी के समय पर। उसके बाद वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे बहुत लंबे समय तक, और उनके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के ही रुतबे की या रसूख की वजह से ये जो रोहिंटन महोदय है इनको सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट बना दिया गया था महज 37 साल की उम्र में। और 37 साल की उम्र में तब बनाया गया था जबकि मिनिमम एज सीनियर एडवोकेट नियुक्त करने के लिए उस समय थी 45 साल। यानी आप समझ लीजिए कि पिता का रसूख इतना ज्यादा था कि उस समय के जो चीफ जस्टिस थे
वेंकटचलैया, उन्होंने उन नियमों को बदल दिया और 37 साल की उम्र में रोहिंटन फली नरीमन को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट नियुक्त कर दिया गया। यानी कि सारे नियमों को इनको सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए तब बदल दिया गया था। उसके बाद इन पर जो कृपा थी वो यही नहीं रुकी। जो कॉलेजियम कहें या सीनियर जो चीफ जस्टिस थे या जो सरकार थी, उसकी कृपा इन पर इतनी ज्यादा रही कि केवल 55 साल की उम्र में ये भारत के सॉलिसिटर जनरल भी बना दिए गए और 4 साल के भीतर ही इन्हें सीधे वहां से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया 2014 में। यह सब कब हो रहा था? जब इनके ऊपर इनके पिता का जो रसूख था उसकी वजह से दूसरे जो जजेस थे उनकी कृपा बरस रही थी और ये कृपा बरस रही थी कांग्रेस के कार्यकाल में। सीधे प्रमोट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। वो तो गनीमत मानिए कि उस समय और जज इनसे सीनियर थे और उनको इस तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए भी बाकी नियमों को तोड़ा जा सकता था उस समय पर। ऐसे हैं ये जज महोदय, यानी जिसके खुद के लिए भाई भतीजावाद पूरी तरीके से हावी किया गया। कॉलेजियम की मनमानी के तो वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने और उसके पहले जिस तरीके से नियमों को तोड़ा मोड़ा गया, क्योंकि इनके पिता बहुत बड़े वकील थे, सरकार के ऊपर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था और चूंकि इंदिरा गांधी के समय में वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके थे, यही वजह रही कि 37 साल की उम्र में रोहिंटन को पहले सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 55 साल की उम्र में ही सॉलिसिटर जनरल बना दिया गया। 3 साल बाद ये इस्तीफा देते हैं और उसके 1 साल बाद सीधे इन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता है, जहां ये 14 से लेके और 21 तक जज रहे क्योंकि इनकी उम्र पूरी हो गई थी। तो ऐसे रोहिंटन जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और वो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, अगर वास्तव में ही वो फैसला गलत था तो इन्होंने उसी समय क्यों नहीं इसका विरोध किया था? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज पद से इस्तीफा देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या फिर उसके रिव्यू के लिए केस डाला था? क्योंकि इन्हें तो बहुत बड़ा वकील माना जाता था, इनके पिता को भी बहुत बड़ा वकील माना जाता था। अगर ये इतने ही बड़े जानकार थे संविधान के और संविधान का उल्लंघन हुआ था राम मंदिर के फैसले में, तो सबसे पहले इन्हें रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए थी। जुडिशियल रिव्यू के लिए पिटीशन को डालकर ये क्यों नहीं खुद लड़ने के लिए सामने आए? क्यों इन्होंने अपनी कुर्सी से प्यार किया? क्यों अपनी जजशिप से प्यार किया? और अब जब सारा मामला निपट गया है, 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल के अंदर वहां मंदिर भी बन गया है, सारी चीजें सेटल हो चुकी है, उसके बाद ये किस तरीके से इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देश को और उन फैसलों को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा मामला शांतिपूर्ण निपट गया है। ये तमाम पिछले फैसलों पर भी आरोप इसी तरीके से सवाल उठाते रहे हैं। इनका एक चर्चित फैसला है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। उस फैसले में जस्टिस चेलमेश्वर के साथ 2 जजों की खंडपीठ थी और उसमें इन्होंने फैसला दिया था कि ईमेल या दूसरे माध्यमों से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ कहा जाता है तो उस पर ज्यादा कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इन्हीं के फैसले की वजह से तमाम फेरबदल किए गए थे। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक कानून है, जो सूचना प्रौद्योगिकी का धारा 66 है, उसके ऊपर तमाम बदलाव किए गए थे और इनका ये मानना था कि बहस या फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो उसको उकसावे की बात नहीं माना जा सकता। यानी कि चर्चा के लिए, बहस के लिए या फिर बातचीत के लिए किसी बात का जिक्र करना कहीं से भी गलत नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। अगर यही सच है तो फिर जब ये जज थे सुप्रीम कोर्ट में, उस समय जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरीके से नुपुर शर्मा वाले मामले में टिप्पणियां की थी, जिस तरीके के उनका बातचीत का लहजा था, तब इन्होंने उसके ऊपर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? क्योंकि नुपुर शर्मा का भी मुद्दा तो इसी केस के दायरे में आता है, लेकिन उस पर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उस तरीके की बातें ये नहीं करते हैं। इससे साफ झलकता है ये कितने ज्यादा अंदर तक कांग्रेस या जो दूसरी इंडी पार्टियां हैं उनके ही नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए ये सब ड्रामे करते हुए नजर आ रहे हैं।
अगर आप वास्तव में उस अपने फैसले पर कायम है तो आप ये बताइए, आप खुद कहते हैं कि किसी बहस के दौरान, चर्चा के दौरान अगर किसी बात को रखा जाता है तो वो किसी भी तरीके से उकसावे की बात नहीं हो सकती, उकसावे का जो एक क्राइम है उसके दायरे में नहीं आती है। अगर नुपुर शर्मा ने जो हदीस को लेकर बातें थी या जो पैगंबर के जीवन से संबंधित बातें थी उनका जिक्र किया था, तो वो फिर कैसे अपराध हो गया? यानी आप एक तरफ तो बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ जब वही बातें किसी वर्ग विशेष के खिलाफ होती हैं तो आप उसका उल्टा कर देते हैं। सीधे तौर पर आप पक्षपात कर रहे हैं, सीधे तौर पर आप अपने आप को राहुल गांधी की तरह बहुत बड़ा ज्ञानी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका इतिहास तो ये बताता है, आपकी कुंडली तो ये बताती है कि आपने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो आपके पिता के रसूख की वजह से थी। वो सारी उपलब्धियां कांग्रेस पार्टी में आपके पिता के जो अच्छे संबंध थे उसकी वजह से थी और कांग्रेस की कृपा की वजह से थी। मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड रोहिंटन फली नरीमन, आप कोई बहुत बड़े कानून के ज्ञाता नहीं हैं, जिसकी वजह से आप पहले 37 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बनाए गए, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल बना दिए गए और उसके बाद सीधे आपको बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। ये सब आपके भाई भतीजाबाद कॉलेजियम की कृपा और कांग्रेस पार्टी की सरकार की कृपा की वजह से हुआ है। इसलिए आप जो राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी न बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं न ज्यादा अनुभवी हैं, उसके बावजूद पूरे देश को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। और बार बार उनकी जो बचकानी हरकतें हैं, जो उनकी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, उनसे बार बार यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी जो कुछ भी है जनता पूरी तरह से जानती है और जनता उनका एक बहुत अच्छा नामकरण भी कर चुकी है। जो रोग राहुल गांधी को है वही लगता है कि अब रोहिंटन फली नरीमन को हो गया है। वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं। अब आप एक और चीज देखिए, जब साधारण आदमी किसी फैसले के ऊपर चर्चा करने से भी डरता है, लेकिन एक पूर्व जज अपने सीनियर जजों के द्वारा दिए गए फैसले को ही गलत बता रहा है। और एक ही नहीं, वो तमाम ऐसे फैसलों पर इसी तरीके की बातें कर चुके हैं। आपको याद होगा एक और जज है मार्कंडे काटजू, वो भी इस तरीके की बचकानी बातें करते हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं। अब बचकानी बातें करने में इन दोनों में होड़ लगती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल उठाने की कोशिश की है वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। केवल असदुद्दीन ओवैसी या राहुल गांधी टाइप के जो नेता हैं उनको एक नैरेटिव देने की कोशिश की है, उनको चर्चा का एक मुद्दा देने की कोशिश की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जय हिंद।